Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े थे एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। फर्स्ट चैप्टर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और उसके गुण प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे एसिड और बेस के। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड के प्रकार। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं। तो कह रहा है कि अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड, मतलब तत्व के आधार पर, तत्व के उपस्थिति के आधार पर अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू? 2 प्रकार। कौन कौन? तो एक ऑक्सी अम्ल होता है और एक हाइड्रा अम्ल होता है। तो तत्व के उपस्थिति के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऑक्सी और हाइड्रा। अब इसके अलावा भी अम्ल के कुछ अन्य भी प्रकार होते हैं, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लें ऑक्सी और हाइड्रा अम्ल के बारे में। तो ऑक्सी अम्ल कुछ नहीं है। तो ऑक्सी अम्ल क्या कहता है? कह रहा है कि वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, उसे हम लोग ऑक्सी अम्ल कहते हैं। मतलब ऑक्सी अम्ल कह रहा है कि वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, दोनों तत्व उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नाइट्रिक अम्ल देख लीजिए। तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है ना? तो दोनों उपस्थित है, तो ये कौन सा अम्ल कहलाएगा? ऑक्सी या हाइड्रा? ऑक्सी अम्ल। देखिए यहाँ पर इसमें भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये कौन सा अम्ल होगा? ऑक्सी अम्ल। ये फास्फोरिक अम्ल में देखिए हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसमें भी क्या होगा? ये भी होगा ऑक्सी अम्ल। इसी तरह और भी कुछ तत्व आएंगे, यौगिक आएंगे, अगर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल। ठीक है। तो अब आइए हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल जस्ट उसके अपोजिट है। हाइड्रा अम्ल कहता है बाबू कि वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की जगह, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह क्या? अधातु तत्व। कौन से तत्व बाबू? अधातु, धातु नहीं, अधातु तत्व उपस्थित होते हैं, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। मतलब वैसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जगह पर अगर दूसरा अधातु तत्व आता है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? हाइड्रा अम्ल। मतलब ऑक्सी अम्ल में था कि हाइड्रा और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों था, तो ऑक्सी अम्ल कहलाया। इसमें ये या तो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन की जगह पर कुछ क्या होगा? अधातु तत्व कोई उपस्थित होगा। तो एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है बाबू। ऑक्सीजन की जगह पर क्या है? एक अधातु तत्व है, क्या? क्लोरीन। तो क्लोरीन है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन रहता है इस यौगिक में तो हम लोग कहते हैं ऑक्सी अम्ल है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कौन सा तत्व होगा? हाइड्रा अम्ल। ठीक है। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रा अम्ल कहलाएगा। तो अम्ल आप लोग जानते हैं ना, आर्सेनिक के वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। देखिए H+ आयन दिया तो अम्ल कहलाता है। तो अम्ल में कौन सा अम्ल? हाइड्रा अम्ल कहलाएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब अम्ल के। उसमें हम लोग पढ़े थे अम्ल तत्वों की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते थे, लेकिन अब तो 2 ऑक्सी और हाइड्रा, उसमें ऑक्सी और हाइड्रा पढ़े थे। ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित रहे, वो ऑक्सी अम्ल कहलाता है। और हाइड्रा में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जगह क्या हो कि कोई अधातु तत्व उपस्थित रहे, तो उसे हम लोग हाइड्रा अम्ल कहते थे। तो आइए अब अम्ल का और कुछ भी अन्य प्रकार हैं तो उसको पढ़ेंगे बारी बारी से। तो पहला है हमारा प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाम सुने होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो कह रहा है वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। मतलब ऐसा अम्ल जो जल में घुलकर, जो जल में क्या करता है? घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है। मतलब वो जल में जब घुलता है तो उसको टाइम नहीं लगता है, वो पूरा क्या होता है? घुल जाता है, एकदम घुल जाता है। उसमें कोई, जैसे आप चीनी ले लीजिए, ठीक है,
चीनी को डाल दीजिए पानी में, तो पानी में डालिएगा, कुछ समय बाद देखिएगा उस चीनी को चला दीजिए तो क्या हो जाता है, वो पूरा घुल जाता है ना, उसमें कुछ बचता नहीं है, तो पूर्णतः क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, मतलब घुल जाता है। तो घुल कर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परबल अम्ल। मतलब जिस अम्ल में कोई पदार्थ पूर्णतः घुल जाएगा तो आप लोग समझिएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो पूरा नहीं घुलेगा है ना, आंशिक रूप से घुलेगा, मतलब कुछ उसमें कुछ पदार्थ ही घुलेंगे और कुछ नहीं घुलेंगे। जैसे आप लोग ले लीजिए मिट्टी, एक एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक मिट्टी ले लीजिए, उसके अंदर मान लीजिए कि थोड़ा सा कंकड़ है ना, पत्थर, तो उसको डालिएगा पानी में तो क्या होगा, जो मिट्टी होगा चाहे मतलब जो घुलनशील होगा वो घुल जाएगा कुछ, है ना, उसमें पानी में घुल जाएगा, और वो कंकड़ होगा वो घुलेगा नहीं, होगा जा क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, तो वो पूरा घुलता नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड। और जो पूरा घुल जाएगा उसे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए डिफिनीशन, तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे में कौन कौन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल में क्या है, देखिए वीक एसिड, जस्ट उसके अपोजिट, उसमें पूरा आयनित हो जा रहा था, इसमें क्या होगा, पूरा आयनित नहीं होगा। तो वह वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, मतलब उसमें कुछ ही पदार्थ क्या होते हैं, घुलते हैं, पूर्णतः नहीं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। मतलब पूर्णतः नहीं, तुरंत नहीं घुलता है, वो कुछ समय बाद घुलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। जैसे में कार्बनिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल, ये है बेसिक अम्ल। अब नेक्स्ट है आपका सांद्र अम्ल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल जस्ट इसके अपोजिट था ये, और ये प्रबल और दुर्बल ये दोनों अपने आप में क्या था, अपोजिट था। तो प्रबल में था पूरा घुल जाता था, और दुर्बल में कुछ ही क्या पदार्थ घुलते थे और कुछ नहीं घुलते थे, और कुछ देर बाद घुलते थे, तो वो दुर्बल था। तो आइए सांद्र में चलते हैं। तो सांद्र में कह रहा है कि जब किसी अम्ल का उपयोग जल या विलयन के रूप में होता है, मतलब जब किसी अम्ल का उपयोग जल या विलयन में होता है, तब यदि विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा रहे, किसकी बाबू, अम्ल की, उस विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा रहे तो वो क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, मतलब जब किसी अम्ल का उपयोग जल या विलयन में करते हैं तो उसमें क्या होता है, तब यदि विलयन में अम्ल जो H होता है, जैसे H+ आयन अम्ल जो होता है वो क्या होता है, अधिक मात्रा में रहे तो उसे हम लोग कहते हैं सांद्र अम्ल। और जस्ट उसके अपोजिट तनु अम्ल में क्या होता है, अम्ल की मात्रा कम होती है, सांद्र में अधिक होती है और तनु में कम होती है। बस आप इसी में और डिफिनीशन देखिए, तनु अम्ल में जब किसी अम्ल का उपयोग जल या विलयन के रूप में होता है, तब यदि विलयन में अम्ल की मात्रा क्या होती है, अम्ल की कम मात्रा रहे, इसमें अधिक मात्रा था इसमें कम मात्रा है ना रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। समझ में आया। तो ये है, तो तत्व के आधार पर तत्व की उपस्थिति में अम्ल दो प्रकार के थे, ऑक्सी हाइड्रा। ऑक्सी में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित था। हाइड्रा में क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जगह कोई अन्य अधातु उपस्थित था, तो हाइड्रा कहलाता था। और कुछ अम्ल के प्रकार हैं प्रबल और दुर्बल में। प्रबल में क्या था वैसा अम्ल जो जल में क्या कहते हैं, पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता था, और दुर्बल में जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता था, कुछ देर बाद होता था। ठीक है, तो वो दुर्बल कहलाता था। और सांद्र में क्या था कि जब किसी अम्ल का उपयोग किसी विलयन में किया जाता है तो उसमें अधिक मात्रा में क्या होता था, अम्ल की अधिक मात्रा होती थी, और तनु में अम्ल की कम मात्रा होती थी। तो हो गई। तो आइए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया के बारे में आप देखो, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, धातु अम्ल के अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना रहा है। देखिए ये कैसे बना रहा है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिंक। जिंक जो है क्या है बाबू, धातु है। क्या है, धातु। जिंक ये है आपका अम्ल H2, हाइड्रोजन आयन दिखाई दिया, तो ये क्या है, अम्ल। ये धातु अम्ल से अभिक्रिया कर दिया, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो देखिए इसमें अभिक्रिया करके तो ये आपको बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट लवण बना दिया, और साथ ही साथ के इसका कौन सी गैस का उत्सर्जित हुआ, हाइड्रोजन गैस। देखिए तो आप लोग कह सकते हैं धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। उसी तरह फेरस लोहा जो है अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा, तो FeCl2। ठीक है, अब प्लस ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर लोहा जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना दिया, एक लवण, और हाइड्रोजन गैस साथ ही साथ क्या किया, उससे का उत्सर्जित हो गया। अब ये भी धातु है, एक सोडियम भी धातु है, एक अम्ल है, ये भी अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा 2NaCl, नमक लवण हो गया, और साथ में किसका, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह ये अभिक्रिया भी आपको बना सकते हैं, तो क्या होगा इसका, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट लवण बन गया, और साथ ही किसका कौन सा गैस उत्सर्जित होगा, हाइड्रोजन गैस। तो देख लीजिए, तो हम लोग कह सकते हैं अम्ल धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तब है नेक्स्ट दूसरा आप कह रहा है कि जब धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब कह रहा है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया किया तो बनाया लवण तथा हाइड्रोजन गैस। अब कह रहा है धातु जब कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में तो क्या क्या बनाएगा, तो आइए हम लोग इसमें रिएक्शन बनाते हैं। तो जिंक कार्बोनेट H2SO4 इससे अभिक्रिया करके लवण जल तथा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए क्या बना रहा है, तो यहाँ पर आपका होगा जिंक सल्फेट ZnSO4 लवण बन गया। अब देखिए क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4। अब आपका बनाएगा हाइड्रोजन, इसमें से एक ऑक्सीजन ले लेगा तो H2O जल बना दिया। ठीक है, और साथ ही किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए यहाँ पर ये CO3 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो इसका एक ऑक्सीजन आया तो ये 3 था तो 1 हो गया, 2 था 2 हो गया, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को पढ़ते हैं तो हमारा क्या मिल गया, कार्बोनेट से अभिक्रिया किया तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह Na2 सोडियम कार्बोनेट का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2NaCl सोडियम क्लोराइड नमक बन गया, और साथ ही ये 2 हाइड्रोजन इसमें से एक ऑक्सीजन तो H2O प्लस CO2 गैस। उसी तरह लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सेम टू सेम सब वही अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर भी देखिए सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो बनाएगा आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस यहाँ पर देखिए जल H2, यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिए प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही इसको भी आप बना सकते हैं, इसको छोड़ देंगे तो, लेकिन देख लीजिए बना दे रहे हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इधर से ले लेंगे H2O हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं इसके साथ
जब धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा, जल, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब धातु सिर्फ अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा हमारा लवण तथा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसके साथ हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग तीसरे प्रकार पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, आप सभी को मालूम है अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, तो तीसरा में वही है अम्ल का भस्म के साथ अभिक्रिया। तो देखिए कह रहा है जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराई जाती है तो लवण तथा जल बनाता है। ये तो साधारण सी बात है, आप सबको मालूम है। ठीक है, जैसे ये अम्ल हो गया HCl और ये हो गया आपका भस्म। ठीक है, क्षार। ठीक है, अम्ल क्यों है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है ना। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है ना, H+ है, अम्ल कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन, ये अम्ल हो गया और ये OH आयन। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड, तो ये भस्म होता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाया, लवण और जल बनाया, लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो अम्ल कभी भी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बाबू, लवण तथा जल। देखिए चौथा में क्या कर रहा है, धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया। आपको हम पिछले लेक्चर 1 में हम बताए हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या कहलाता है बाबू, भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है, भस्म। बताए थे ना, धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब बताए थे। और भस्म क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है, वो उसको छूने पर साबुन की तरह चिकना होता है, बताए थे ना। तो ये धातु का ऑक्साइड कह रहा है अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, भस्म होता है। तो भस्म किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से। तो भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सेम बात, लवण तथा जल ही बनाएगा। जिस तरह ये अम्ल भस्म से अभिक्रिया किया, उसी तरह धातु का ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड हम लोग क्या कहेंगे इसे, ये भस्म है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड क्या कहलाता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया किया, अम्ल करे भस्म से चाहे भस्म करे अम्ल से, तो बनाएगा क्या, लवण तथा जल ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, क्योंकि धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म या क्षार होते हैं। मूलतः मतलब अब ये नहीं कि धातु का ऑक्साइड पूरा भस्म ही होगा, लेकिन उसमें मतलब कुछ पदार्थ जो होंगे क्या होंगे, भस्म नहीं होंगे। ठीक है, मूलतः होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड भस्म हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कॉपर सल्फेट लवण, और ये H2 जल बना दिया। ठीक है, तो लवण तथा जल बना दिया। उसी तरह ये धातु का ऑक्साइड, जिंक धातु है, ऑक्सीजन ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाया। कॉपर का ऑक्साइड भस्म हो गया, ये HCl अम्ल हो गया, इससे अभिक्रिया करके CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड लवण बना दिया और साथ ही क्या कर दिया, जल बना दिया। तो ये हमारा चौथा अभिक्रिया था। ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड क्या कहलाता है, भस्म, मूलतः भस्म कहलाता है। आई होप डेट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना कभी ना भूलें।